Students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 5 of Chemical Kinetics. In this lecture, the topic which we will cover is integrated rate law for second and zero order reactions. तो आइए पहले हम कवर करेंगे 5.1 which is second order reaction. इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना है. तो सपोज एक रिएक्शन है A गोइंग टू B और आपको बोला गया है कि ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो अगर ये सेकेंड ऑर्डर है तो हम इसका रेट कैसे लिख सकते हैं? हम इसका रेट लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी. और माइनस डी ए बाई डी टी किसके इक्वल होगा? ये होगा के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर. अब अगर हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है तो नेक्स्ट स्टेप होता है वेरिएबल्स को सेपरेट करना. वेरिएबल्स को सेपरेट करना यानी वेरिएबल कौन है? एक तो ए का कंसंट्रेशन वेरिएबल है और टाइम वेरिएबल है. तो ए को हम एक तरफ ले लेंगे यानी माइनस डी ए बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी. अब हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन के साथ इंपॉर्टेंट चीज है लिमिट सही से लगानी है. तो मान लेते हैं जब टाइम जीरो था इनिशियल, तो टाइम जीरो पर ए का कंसिडरेशन था ए नॉट के बराबर और एट सम टाइम टी ए का कंसिडरेशन हो गया ए टी. तो ये ए टी ही हमें निकालना है यानी टी टाइम पर ए का कंसिडरेशन कितना होगा. इनिशियल कंसिडरेशन तो हमें पता होता है. आफ्टर सम टाइम टी व्हाट इज द कंसिडरेशन ऑफ ए, दैट इज ए टी. तो आइए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन ए और एक माइनस साइन पहले से ही है तो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए. तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन ए और के डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? के बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी यानी 1 अपॉन ए इज इक्वल टू के टी. अब इंटीग्रेट हो गया तो इसमें लिमिट्स लगा देते हैं. जब टाइम जीरो था तो ए का कंसिडरेशन था ए नॉट और जब टाइम टी है तो ए का कंसिडरेशन हो गया ए टी. यहां लिख देता हूं आगे. तो 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन A0 ये हो गया के टी के बराबर यानी 1 अपॉन 80 किसके बराबर आ गया? 1 अपॉन 80 आ गया 1/A0 प्लस के टी. तो अगर हमें इनिशियल कंसिडरेशन पता है, हमें रेट कांस्टेंट पता है, तो किसी भी टाइम टी पर हम कंसिडरेशन ऑफ ए यानी ए टी निकाल सकते हैं. सो दिस इज अवर एक्सप्रेशन फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. इसका ग्राफ बनाने को अगर आएगा तो 1 अपॉन 80 वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ कैसा होगा? लीनियर. पर 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ लीनियर नहीं होगा और इस ग्राफ की स्लोप किसके बराबर हो जाएगी? के बराबर. तो अब नेक्स्ट स्टेप होता है हाफ लाइफ निकालना. तो आइए हाफ लाइफ ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हम डिराइव करते हैं. हाफ लाइफ मतलब वो टाइम जिस टाइम में ए का कंसेंट्रेशन हाफ से कम हो जाए, मतलब इट डिक्रीजेस बाय हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट. तो लेट अस फाइंड आउट द हाफ लाइफ ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. देखिए हाफ लाइफ मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी ये किसके बराबर हो जाए? A0/2 के बराबर. इस टाइम को हम क्या कह देंगे? अब टी हाफ कह देंगे. तो ए टी एट ए टी हाफ शुड बी इक्वल टू A0/2 यानी 80 की जगह मैं क्या लिख दूंगा?
1 upon a naught by 2, and this is equal to 1 upon a naught plus k t half. अब 1 अपॉन ए नॉट बाई 2 ये हो जाएगा 2 अपॉन ए नॉट, और 2 अपॉन ए नॉट माइनस 1 अपॉन ए नॉट, यानी ये हो गया 1 अपॉन ए नॉट. तो 1 अपॉन ए नॉट किसके बराबर है? के टी हाफ के. यानी यहां से इसका टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या आ गया? टी हाफ, हाफ लाइफ ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट के. तो इसको आप याद भी रख सकते हैं, अगर भूल जाए एग्जाम में तो डेरिवेशन भी इजी ही है. अब इसमें खास बात क्या है, याद करो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन क्या आया था टी हाफ का? ln2 बाय के. ln2 भी कांस्टेंट था, के भी कांस्टेंट था, पर यहां पर टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या आया है? 1 अपॉन ए नॉट के. यानी हाफ लाइफ ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन. और डिपेंड भी किस तरह से करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हाफ लाइफ ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन. अब इसका मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये है, इस बात का मतलब देखें. सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन था 100, मतलब ए नॉट था 100 के बराबर, और 100 से 50 होने में मान लेते हैं इस रिएक्शन को 5 मिनट्स लग रहे हैं. यानी इसका हाफ लाइफ कितना है? 5 मिनट्स है अभी. फिर 50 से 25 होने में इसको कितना टाइम लगेगा? क्या 5 मिनट्स ही लगेंगे, या 10 मिनट्स लगेंगे, या 2.5 मिनट्स लगेंगे, या कुछ और? एक बार आप खुद सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर. ओके, होपफुली आपने सोच लिया होगा. देखिए, जब 100 से 50 हो रहा था तो इनिशियल कंसिडरेशन कितना था? 100. पर जब 50 से 25 हो रहा है तो इनिशियल कंसिडरेशन इस स्टेप के लिए कितना है? 50. मतलब इस स्टेप के लिए इनिशियल कंसिडरेशन पहले स्टेप से आधा है. तो अगर इनिशियल कंसिडरेशन कम होगा, इनिशियल कंसिडरेशन कम होगा तो हाफ लाइफ बढ़ जाएगी. इनिशियल कंसिडरेशन आधा होगा तो हाफ लाइफ दुगनी हो जाएगी. तो इस स्टेप के लिए इनिशियल कंसिडरेशन आधा हो गया है, मतलब अब हाफ लाइफ क्या हो जाएगी? डबल. तो 50 से 25 होने में इसको कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट्स. 25 से 12.5 होने में इसको कितना टाइम लगेगा? अब फिर कंसंट्रेशन अब और आधी हो गई है तो हाफ लाइफ डबल हो जाएगी. यानी अब इसको कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट्स. 12.5 से 6.25 होने में इसको कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट्स. तो हाफ लाइफ जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, हाफ लाइफ बढ़ती जाएगी. सो दैट्स इट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. अब हम देखते हैं जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन. तो ऑर्डर रिएक्शन, सपोज हमें गिवन है कि ये रिएक्शन ए गोइंग टू बी, ये जीरो ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ए. तो जीरो ऑर्डर है, फिर हम रेट, डिफरेंशियल रेट लॉ क्या लिखेंगे? रेट को हम लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी. और माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर होगा? के इंटू ए की पावर जीरो. और किसी भी चीज की पावर जीरो क्या होती है? 1. यानी माइनस डी ए बाई डी टी किसके बराबर लिखेंगे? सिर्फ के बराबर. तो वेरिएबल सेपरेट करना है, तो इधर ए का तो कोई टर्म नहीं है, तो हम क्या करते हैं? माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी लिख देते हैं. अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेट करते वक्त लिमिट्स लगानी है. जब टाइम जीरो है, मतलब जब जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ ए, मान लीजिए ये दिया हुआ है ए नॉट. जब टाइम टी हो गया तो इनिशियल, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी
ये सपोज हमने इंडिकेट कर दिया 80 से। अब डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए पर माइनस साइन भी है, यानी इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस ए। और के डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा के टी, क्योंकि के बाहर आ गया, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है टी। अब इसमें लिमिट्स लगा देते हैं। जब टाइम जीरो था तो ए का कंसंट्रेशन कितना था ए नॉट। जब टाइम टी हो गया तो ए का कंसंट्रेशन बदल कर कितना हो गया ए टी। तो अगर इसमें लिमिट्स लगा दें तो माइनस साइन के साथ हम लिख सकते हैं माइनस ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी। माइनस साइन वहां भेज दोगे तो क्या हो जाएगा ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो यहां से ए टी क्या आ गया, ए टी मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ये आ गया इनिशियल कंसेंट्रेशन माइनस के इंटू टी। तो अगर आपको इनिशियल कंसेंट्रेशन पता है ए नॉट, के पता है रेट कांस्टेंट, और किसी भी टाइम टी पर आप कंसेंट्रेशन ऑफ ए यानी ए टी निकाल सकते हैं। सो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगला स्टेप होता है हाफ लाइफ निकालना। हाँ, इसमें अगर ग्राफ आएगा बनाने को तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का अगर हमें ग्राफ बनाने को आए, ए टी कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। तो जब टाइम जीरो था तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना था ए नॉट, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसका कंसंट्रेशन यानी ए टी कम होता जाएगा, क्योंकि ये टर्म बढ़ता जाएगा। और कैसे कम होता जाएगा लीनियरली। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कुछ टाइम के बाद जाकर ए क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। जबकि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता तो ए का कंसंट्रेशन कभी भी जीरो नहीं होता, इनफाइनाइट टाइम के बाद जाकर जीरो होता है। पर इसमें इनफाइनाइट टाइम नहीं, कुछ फाइनाइट टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब आइए निकालते हैं इसका हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन। तो हाफ लाइफ मतलब उतना टाइम जितने टाइम में ए का कंसंट्रेशन अपने हाफ अमाउंट से कम हो जाए, यानी आधा हो जाए, आधा बचे। तो हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ निकालनी है तो ए टी किसके बराबर रखना है ए नॉट बाय टू के बराबर। और ये ए टी मतलब कौन सा टाइम है टी हाफ वाला टाइम है। तो ए टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा ए नॉट बाय टू इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हाफ। और यहां से टी हाफ के टी हाफ कितना आ जाएगा ए नॉट बाय टू के बराबर। तो टी हाफ कितना आ गया ए नॉट बाय टू के बराबर। तो हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू के। तो इस तरह से हमें हाफ लाइफ के एक्सप्रेशंस निकाल लेते हैं। इजी ही होता है इसका डेरिवेशन। अगर आप एग्जाम में भूल भी जाओ, ये फॉर्मूला ना भी याद आए, तो भी इसका डेरिवेशन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो 1 मिनट का ही डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। सिंपल इंटीग्रेशन टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू, और सिंपली आप टी हाफ निकाल सकते हैं। तो आइए देखिए अब इसका टी हाफ क्या आया है ए नॉट बाई टू के बराबर। तो क्या टी हाफ इसका कांस्टेंट है या फिर डिपेंडेंट है ऑन इनिशियल कंसेंट्रेशन। यस, इट इज डिपेंडेंट ऑन ए नॉट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो इसका मतलब क्या है,
फिर से मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन है 100। सपोज 100 से 50 होने में इस रिएक्शन को 5 मिनट लग रहे हैं, तो 50 से 25 होने में इसको कितना टाइम लगेगा? एक बार खुद से सोचो, क्या 5 मिनट ही लगेंगे, क्या 10 मिनट लगेंगे, क्या 2.5 मिनट लगेंगे, या कुछ और टाइम लगेगा? ठीक है, होपफुली अब आपने ये सोच लिया होगा। नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसका आंसर सोच लो। ओके, देखिए जो इसका हाफ लाइफ है वो किस पे डिपेंडेंट है? इनिशियल कंसंट्रेशन पर, यानी ए नॉट पर। तो जब 100 से 50 होना है तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 100। जब 50 से 25 होना है तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 50। इस स्टेप के लिए ए नॉट कितना हो गया? अब 50 हो गया, यानी ए नॉट की वैल्यू घट गई। पहले ए नॉट, इस स्टेप के लिए ए नॉट था 100, इस स्टेप के लिए ए नॉट कितना है? 50। और अगर ए नॉट कम हो जाएगा तो टी हाफ भी कम हो जाएगा। अगर ए नॉट आधा हो जाएगा तो टी हाफ भी आधा हो जाएगा, यानी इस स्टेप में जो टी हाफ होगा वो इसका आधा होगा। तो अगर यहां से यहां में 5 मिनट लग रहे हैं तो यहां से यहां जाने में इसको 2.5 मिनट ही लगेंगे। 25 से 12.5 होने में और कम टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 1.25 मिनट्स ही लगेंगे। और 12.5 से 6.25 होने में इसको, इसका भी हाफ, यानी 0.625 मिनट्स लगेंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू कम होती जाती है, टी हाफ की वैल्यू कम होती जाती है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, वैसे वैसे हाफ लाइफ भी कम होती जाएगी, क्योंकि मैथमेटिकली यही तो आ रहा है। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। सो दैट्स इट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब हमने तीनों रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, इन तीनों की रेट इक्वेशन डिराइव कर ली है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और इन तीनों के लिए हमने हाफ लाइफ भी डिराइव कर ली। अब समराइज करते हैं तीनों हाफ लाइफ को और उससे कुछ और हम कंक्लूजन निकालेंगे। नाउ लेट अस समराइज। देखिए फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कितनी आई थी? ln2/k। सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ कितनी आई थी? 1/a0k। जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ कितनी आई थी? a0/2k। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो a0 पर डिपेंड नहीं करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है। सेकेंड ऑर्डर की हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0 है, और जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन से। तो अगर मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिखूं हाफ लाइफ के लिए, कि जो हाफ लाइफ है टी हाफ, वो कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट की पावर 1 - n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो क्या ये मैं सही लिखा है मैंने? आओ इसको जज करें। जब फर्स्ट ऑर्डर है मतलब n 1 है तो 1 - 1 0 हो गया, ए नॉट की पावर 0 1 हो गई, मतलब टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। तो ये सही है, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर मतलब n2 है तो 1 - 2 क्या हो गया? -1, यानी ए नॉट की पावर -1, यानी टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a0। तो ये भी सही है। और अगर जीरो ऑर्डर है मतलब n क्या है? 0, तो 1 - 0 कितना हो गया? 1, यानी जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1, यानी टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन है हाफ लाइफ के लिए, कि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे किस तरह से डिपेंड करती है? ए नॉट की पावर 1 - n, इनिशियल कंसंट्रेशन पर। जो इनिशियल अमाउंट हमने लिया है यानी ए नॉट,
उस इनिशियल अमाउंट पे हाफ लाइफ इस तरह से डिपेंड करती है। सो दिस इज अ फॉर्मूला विच यू शुड मेमोराइज, क्योंकि बाकी फॉर्मूलाज तो हम सिंपल इंटीग्रेशन करके जल्दी से डिराइव कर सकते हैं, इसको डिराइव करने में कुछ ज्यादा ही लेंदी हो जाएगा, ये सारे कंक्लूजन्स लिखोगे फिर आप ऐसा फॉर्मूला बनाओगे, तो इसको आप जरूर याद कीजिए। सो दैट्स द थ्योरी पार्ट। नाउ वी विल डू वन और टू क्वेश्चंस। नाउ लेट अस डू द क्वेश्चंस। नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन आईआईटी 2010 में आया था, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो एडवांस के पेपर में आया था। द कंसेंट्रेशन ऑफ आर in the reaction R goes to P measured as a function of time and the following data is obtained। तो concentration of R मोल पर लीटर में हमें दिया है और टाइम मिनट में दिया है। तो जब टाइम 0 था यानी इनिशियली इसका कंसेंट्रेशन कितना था 1। टाइम जब 0.05 मिनट हो गया तो इसका कंसेंट्रेशन कम होके कितना हो गया 0.75। जब टाइम 0.12 हो गया तो इसका कंसेंट्रेशन और कम हो गया, कितना हो गया 0.4। जब टाइम 0.18 मिनट्स हो गया तो कंसेंट्रेशन कितना हो गया और कम होके 0.1 मोल पर लीटर। तो आपको इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। ओके, होपफुली अब आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, तो हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है। अगर यहाँ पर कंसेंट्रेशन के साथ रेट दिया होता तो हम क्या लगाते, डिफरेंशियल रेट लॉ, क्योंकि डिफरेंशियल रेट लॉ किन दोनों में रिलेशन बताता है, रेट में और कंसेंट्रेशन में। पर यहाँ पर रेट नहीं दिया है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन दिया है और टाइम दिया है। तो कंसेंट्रेशन और टाइम का वेरिएशन कौन बताता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करना है तो देखो, या तो जीरो ऑर्डर होगा या फर्स्ट ऑर्डर होगा या सेकेंड ऑर्डर होगा। मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं पर आते हैं। इनफैक्ट आई वुड से 100% ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं पर ही आए हैं जहां तक इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज करने की बात है। उसके अलावा कोई और ऑर्डर नहीं आता है। तो जीरो ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा या सेकेंड ऑर्डर होगा, स्पेशली ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे कंसेंट्रेशन और टाइम दिया हो। तो इन तीनों में से किसी एक पर हमें सोचना है। तो अगर ये जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है तो क्या ट्रू होना चाहिए, AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो क्या फॉलो होना चाहिए, AT इज इक्वल टू A नॉट इंटू ई की पावर माइनस KT। अगर सेकेंड ऑर्डर है तो क्या ट्रू होना चाहिए, 1/AT इज इक्वल टू 1/A नॉट प्लस KT। तो अब इन तीनों इक्वेशन में आपको ये फिट करके देखनी पड़ेगी वैल्यूज, जिसमें फिट हो जाए वो वाला ऑर्डर है। तो ज्यादा इजी किस में फिट करना है, फर्स्ट ऑर्डर में तो ए नॉट ई की पावर माइनस KT आ रहा है, उसमें थोड़ा फिट करना टफ है। सेकेंड ऑर्डर में भी 1/A नॉट इज इक्वल टू 1/AT प्लस KT है, तो 1 अपॉन में कर करके करना है, वो भी थोड़ा टफ है। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जीरो ऑर्डर से। लेट अस चेक कि क्या ये जीरो ऑर्डर पे डेटा फिट बैठ रहा है। तो देखो, जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन क्या आती है, AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT। ये इसका एक्सप्रेशन सबसे सिंपल एक्सप्रेशन आता है। तो हिट एंड ट्रायल अगर करना है तो सबसे पहले मैं सबसे सिंपल एक्सप्रेशन पे ट्राई करता हूं। अगर ये जीरो ऑर्डर नहीं होगा तो फिर मैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर पे भी चेक करूंगा। तो देखो, क्या ये जीरो ऑर्डर की इक्वेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जीरो ऑर्डर में एक और खास बात यह है कि ये लीनियरली वेरी करता है। लीनियर वेरिएशन का मतलब है कि इस ग्राफ की जो स्लोप आएगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट। इसका ग्राफ भी मैंने बताया था, 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आएगा, लीनियरली डिक्रीज होगा। तो स्लोप कांस्टेंट होनी चाहिए फॉर अ इक्वेशन टू बी लीनियर। लीनियर इक्वेशन की खास बात क्या होती है, उसका स्लोप कभी नहीं बदलता, स्लोप तो कांस्टेंट ही होता है।
जबकि अगर कोई कर्व होता तो जगह जगह स्लोप बदलता रहता है। तो इसकी अगर स्लोप कांस्टेंट है मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और स्लोप क्या होती है? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे इधर क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ r, और इधर क्या है? टाइम। तो इसकी स्लोप क्या होगी? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, या y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो y2 माइनस वाई वन क्या है? माइनस 0.25, और x2 माइनस x1 क्या है? 0.05। तो 0.25 अपॉन 0.05 माइनस 0.25 अपॉन 0.05, ये कितना आ जाएगा? -5। तो इस डेटा से स्लोप कितनी आई है? -5। इन दोनों को देख लो, 0.4 माइनस 0.75, ये कितना हो जाएगा? -0.35। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 0.12 माइनस 0.05, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.07। तो -0.35 डिवाइडेड बाय 0.07, ये भी कितना आ जाएगा? -5 ही आएगा। स्लोप नेगेटिव आनी चाहिए, नेगेटिव ही आ रही है। यहाँ पे भी स्लोप -5 आई है, यहाँ पे भी स्लोप -5 ही आई है। अब आखिरी में इन दोनों डेटा को चेक करो। तो y2 माइनस वाई वन यानी 0.1 माइनस 0.4, ये कितना आ गया? -0.3। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 0.18 माइनस 0.12 यानी 0.06। तो -0.3 डिवाइडेड बाई 0.06, ये भी कितना आ रहा है? -5। तो स्लोप, हर डेटा के लिए स्लोप क्या आ रही है? सेम ही आ रही है। तो यहाँ से यहाँ भी स्लोप क्या है? -5। यहाँ से यहाँ भी स्लोप क्या है? -5। यहाँ से यहाँ भी स्लोप क्या है? -5। स्लोप कांस्टेंट है, मतलब ये ग्राफ किसके लिए है? एक लीनियर इक्वेशन के लिए है। और लीनियर इक्वेशन तीनों ऑर्डर में से सिर्फ कौन सी है? जीरो ऑर्डर की ही है। तो डेफिनेटली इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? जीरो ऑर्डर। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व सच अ क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग टाइम पर रेट दिया हुआ था। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में आंसर या तो जीरो ऑर्डर ही आता है या फर्स्ट ऑर्डर आता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो आपको देखो क्या ट्रिक लगानी थी। यहाँ पे वन तो दिया होता, पर ये कंसंट्रेशन आपको 0.5 दिया होता। तो ये वाला जो टाइम है आधा होने में, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ अगर आधा हो रहा होता तो उतना ही टाइम लगता। तो फर्स्ट ऑर्डर में आपको क्या लॉजिक यूज करना है? फर्स्ट ऑर्डर में आप इक्वेशन में तो फिट नहीं करने वाले। ई की पावर माइनस के टी, अब ई की पावर माइनस के टी तो आप निकाल नहीं सकते हो। तो उसमें वो ये लॉजिक देंगे कि आपको ये चेक करना है कि हाफ लाइफ अगर कांस्टेंट है, मतलब आधा होने में सेम टाइम लग रहा है, तो वो रिएक्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं।